हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो। यहाँ पर मैं बात करूँगा दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश कांस्टेबल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसकी टेस्ट सीरीज आपने नहीं लगाई है। टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 दोस्तों टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 3 प्रकार की मिल जाएगी। पहली आपने लगा ली तो दूसरी आप बिल्कुल लगा लीजिए, दूसरी लगा ली तो तीसरी। इस प्रकार से कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर कंटिन्यू रखिए दोस्तों। इसके लिए अगर आप 50% डिस्काउंट चाहते हैं दोस्तों, तो आप कोड यूज़ कीजिएगा MCC50। यह कोड यूज़ करने पर दोस्तों आपको 50% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आपको कैसे करना है? तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या दोस्तों आप परीक्षा ऐप को डायरेक्ट प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार सभी को मेरे प्यारे दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आएंगे, इसका आपको आंसर देना है, जो कि स्टैटिक जीके का हम पोर्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, नैनार संत किसके उपासक थे? ये आपका यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों। बताइएगा। कुछ समय हम दोस्तों इसका बीच बीच में आपके लिए रुकेंगे, जिसका आपको आंसर यहाँ देना है। तो बताइएगा, नैनार संत किसके उपासक थे दोस्तों? बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका? नैनार संत किसके उपासक थे? तो साथियों, नैनार जो संत थे ये किसके उपासक थे? तो ये भगवान शिव के उपासक थे। याद रखना भैया, नैनार संत किसके उपासक थे? तो नैनार संत दोस्तों भगवान शिव के उपासक थे। आपका बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, नैनार संत किसके उपासक थे? तो ये भगवान शिव के दोस्तों उपासक थे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इसके बाद में क्वेश्चन है आपके लिए, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो परमाणु के जो नाभिक में दोस्तों क्या उपस्थित होता है, यह आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, ये क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित होता है वो क्या होता है? आंसर दीजिए जल्दी से। मैं इसको इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सा आंसर अपना भी कमेंट यहाँ पर कर सकें। ठीक है, चलिए। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं क्या? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोस्तों परमाणु के नाभिक में होते हैं। ध्यान रखना, प्रोटॉन तथा दोस्तों न्यूट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन दोस्तों इसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। तो ध्यान रखना, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है हमारा, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? प्रश्न है आपका भैया कि सार्क का स्थायी सचिवालय है ये कहाँ पर स्थित होगा? तो बताइएगा, सार्क का स्थायी सचिवालय आपसे पूछा गया है। ध्यान रखना, एक संस्था निश्चित रूप से आती है, चाहे WHO आ जाए, सार्क आ जाए, ASEAN आ जाए, G20 आ जाए, या किसी भी प्रकार की संस्था आ जाए दोस्तों, उसका आपका सचिवालय यानी उसका मुख्यालय आपसे कई बार पूछा जाता है, या फिर उसके हेड पूछ लें, या उसकी स्थापना कब हुई थी। इस प्रकार के दोस्तों आपके प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके संगठन हैं सभी के हेडक्वार्टर, उनकी स्थापना, कितने सदस्य देश हैं और कौन मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो बात करते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सार्क का स्थायी सचिवालय दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारे काठमांडू में है। काठमांडू दोस्तों हमारा कहाँ पड़ता है? तो काठमांडू दोस्तों हमारा नेपाल में पड़ता है, यानी कि नेपाल की राजधानी दोस्तों आपकी काठमांडू है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सार्क का स्थायी सचिवालय जो बना है वो कहाँ बना है दोस्तों? काठमांडू बना है। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में पड़ता है ना। सबसे ऊंचा दोस्तों माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में, जिसको सागर माता के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? ये अपना हो चुका है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बताइएगा जल्दी से आंसर। साथियों, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हुए वो बताइए जल्दी से उनका नाम। कोंडदेव, शाहजी भोंसले, अफजल खां, या संभाजी? तो साथियों, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन थे? तो शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे दोस्तों वो थे संभाजी। याद रखिएगा दोस्तों, शिवाजी के जो उत्तराधिकारी कौन थे?
तो शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे वो थे दोस्तों संभाजी। आपका यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आराम से इन चीज़ों को करिए, समझ समझ के थोड़ा सा कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसके बेसिस पे कहाँ का क्वेश्चन कहाँ पर बन रहा है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी काम की है दोस्तों, है ना। क्योंकि जीएस क्या है, ये एक प्लस पॉइंट रहता है जिनका अगर जीएस बनता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, तो शिवाजी के उत्तराधिकारी दोस्तों संभाजी थे। तो आपका यहाँ पर साथियों डी ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसके बाद में। क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए और आंसर दीजिएगा कि लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित किस वर्ष किया था। क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित कब किया था। चलिए 1825, 1829, 1826 या फिर 1832। तो साथियों बताइएगा जल्दी से क्या आंसर होगा। चलिए, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को जो अवैध घोषित किया यह किस सन में किया था। तो साथियों याद रखना, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को जो अवैध घोषित किया था ये किस सन में किया, तो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों 1829, बिल्कुल करेक्ट है। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को जो अवैध घोषित किया ये दोस्तों 1829 में किया था। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना भैया, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आता हूँ दोस्तों मैं। क्वेश्चन है हमारा रोलेट एक्ट। क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन समझ के पढ़िएगा। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। 1818, 1890, 1919 या 1920। साथियों रोलेट एक्ट जो पारित किया गया था ये था दोस्तों हमारा 1919 में। ध्यान रखना, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1919 में, ठीक है। तो बिल्कुल बराबर संख्या है जिसमें दोस्तों रोलेट एक्ट पास हुआ था, है ना। तो रोले से याद रखना भैया, रोले से आपका रोलेट एक्ट हो जाएगा जो कि 1919 में दोस्तों पारित हो चुका है। अगला आता है भैया कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन है लोधी वंश के संस्थापक। ध्यान रखिएगा, एक आपको होमवर्क नोट कर लेना है कि सल्तनत जो काल था दोस्तों, ये सल्तनत काल को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि सल्तनत काल में जो पांचों वंश हैं दोस्तों वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें एक वंश आता है लोधी वंश। साथियों लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो थे बहलोल लोधी। कौन थे, बहलोल लोधी। याद रखना, लोधी वंश के जो संस्थापक रहे वो कौन थे, तो लोधी वंश के संस्थापक दोस्तों बहलोल लोधी थे। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा पिन। ये आपने पढ़ा होगा, पिन आप लगाते हैं PIN। इसका दोस्तों यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। क्या पूछा है, फुल फॉर्म, यानी कि इसका पूर्ण रूप आपको बताना है PIN का। तो जल्दी जल्दी बाहर ला दो कमेंट की, है ना। जिसको जितना जल्दी याद आए उतनी जल्दी दोस्तों ऑप्शन देख के आप टिक लगाएं, है ना। और क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा सिंपल सा आराम से देखना है। पिन की मैं बात करूं, पिन का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो हो जाएगा पोस्टल इंडेक्स नंबर। ध्यान रखना, पिन का नंबर क्या हो जाएगा, पिन का जो फुल फॉर्म है नंबर क्या, ये होता है दोस्तों पोस्टल इंडेक्स नंबर, है ना। कोई भी चीज़ आप घर बैठे मंगवाते होंगे तो वहाँ पिन आपसे पूछा जाता है, जो भी आपका पिन रहता है उसी से जानकारी मिल जाती है कि पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये है ना, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद दोस्तों, सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है। प्रश्न है आपका, सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों सुमात्रा जो द्वीप है ये कहाँ पर है, तो याद रखना सुमात्रा जो द्वीप है दोस्तों ये हमारा, क्या बात है, आंसर ही लगा दिया बिल्कुल दोस्तों, इंडोनेशिया। सुमात्रा महाद्वीप कहाँ हो जाएगा, तो सुमात्रा महाद्वीप दोस्तों हमारे इंडोनेशिया में है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों कि सुमात्रा द्वीप कहाँ है, तो सुमात्रा द्वीप दोस्तों आपका इंडोनेशिया में हो जाएगा। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना सुमात्रा द्वीप कहाँ पर है, तो दोस्तों ये हमारे इंडोनेशिया में है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सुमात्रा द्वीप कहाँ पर है, तो दोस्तों ये हमारे इंडोनेशिया में है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में नई उदार औद्योगिक नीति
किस वर्ष शुरू की गई थी। प्रश्न है साथियों, अच्छे से पढ़ना, जो सन वाले क्वेश्चन रहते हैं थोड़ा सा आराम से और धैर्यपूर्वक पढ़ें। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति, है ना, ध्यान रखना भैया, भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई। तो जो नई औद्योगिक नीति है, उधार नीति दोस्तों, ये हमारा 1991 में चालू हुई थी। कब हुई थी? 1991 में लागू हुई थी। आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो नई उदार नीति कब लागू हुई? तो 1991 में भैया नई उदार नीति लागू हुई थी। अगला है दोस्तों, यदि आप एमपीजीके की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको स्पेशल एमपीजीके के दोस्तों क्लासेस यहाँ पर लगातार चल रही हैं, है ना, और आपको कंटिन्यू इस चीज़ पे ये एमपीजीके की आपका जो रिवीजन वाला मटेरियल है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। मुश्किल से 10 मिनट का लेक्चर होता है दोस्तों, आप इसको चलते फिरते भी देख सकते हैं ताकि आपका यहाँ पर रिवीजन बना रहे, है ना। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी दोस्तों, है ना। ये 10 मिनट का लेक्चर आज से नहीं कभी से चल रहा है, बिल्कुल आप इसको कंटिन्यू देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दी, अगर आप पुराने वीडियो देखना चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। नाम है दोस्तों क्लास का, आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात करता हूँ दोस्तों अगले प्रश्न की। क्वेश्चन आता है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है। प्रश्न है आपका, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कब तक, बताइएगा जल्दी से आंसर क्या होगा कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगेगा। तो साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, बिल्कुल भैया 8 लगभग आपसे पूछा है तो 8.3 मिनट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य से कहाँ पहुंच रही भैया प्रकाश आपका, पृथ्वी पे पहुंच रहा है भैया, और कितने मिनट में पहुंच जाएगा, तो 8.3 मिनट लगभग आपका, है ना, यहाँ पर लिखा है लगभग। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन भैया राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाइडेस पिच का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था। तो हाइडेस पिच का जो युद्ध हुआ था ये किन किन दो व्यक्तियों के बीच में लड़ा था, ये आपको बताना है। तो हाइडेस पिच का जो युद्ध हुआ था, याद रखना भैया, ये सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। किन किन के बीच में? सिकंदर एवं पोरस के बीच में हाइडेस पिच का युद्ध दोस्तों हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाइडेस पिच का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो हाइडेस पिच का जो युद्ध है मेरे दोस्तों, ये सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या है, यह आपको बताना है। तो प्रथम समय सीमा क्या है? प्रथम विश्व युद्ध की जो समय सीमा थी वो कब से कब तक दोस्तों, पहला जो विश्व युद्ध था वो हुआ था। तो जो पहला विश्व युद्ध हुआ था ना, ये कब से कब तक हुआ? ये 1914 से 18 के बीच में हुआ था। तो पहला विश्व युद्ध किन किन के बीच में हुआ? 1914 से लेके दोस्तों 1918 तक दोस्तों यह विश्व युद्ध आपका चला था। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बताइए जल्दी से। काबुई जो जनजाति है, इस जनजाति का संबंध किस राज्य से रहा है? तो काबुई जनजाति का जो संबंध रहा है ये किससे रहा है, बताइएगा जल्दी से आंसर। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। बिल्कुल दोस्तों, काबुई जनजाति है, इसका संबंध जो रहा है आपका मणिपुर से रहा है। कहाँ से रहा है? मणिपुर। मणिपुर आप जानते हैं पूर्वोत्तर भारत में है अपना मणिपुर राज्य, है ना। तो काबुई जनजाति का संबंध दोस्तों अपने मणिपुर से ही आपका रहा है। अगला क्वेश्चन आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, यह आपको बताना है। बताइए जल्दी से। तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था भैया, ये कब हुआ? बिल्कुल आधुनिक भारत से क्वेश्चन आते हैं भैया, इसीलिए आपको करवाया जा रहा है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों कब हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 में आपका हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन आपका पर्याप्त रूप से राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ मेरे दोस्तों, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की थी? प्रश्न है आपका, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की जो मांग रखी थी दोस्तों, ये कब रख दी थी? तो ये रखी थी 1940 में। 1940 में दोस्तों मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग रखी थी। आपका दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब रखी? 1940 में रखी थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर बनेगा दोस्तों, ध्यान रखना, अभी नहीं तो लास्ट में। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दो एंग्लो इंडियन को भारत में मनोनीत करते हैं? तो दोस्तों वो अनुच्छेद कौन सा है, लोकसभा की यहाँ पर चर्चा की गई है, तो दोस्तों अनुच्छेद 331 के तहत। ठीक है, दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति महोदय किस लोकसभा में, तो दोस्तों अनुच्छेद आता है 331। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से शुरू होता है? सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट्स का जो पाचन है ये कहाँ से शुरू होता है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा मेरे दोस्तों, क्या इसका आंसर होगा? सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन शुरू होता है ये दोस्तों आपके मुंह से होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो ये दोस्तों आपका मुख से स्टार्ट हो जाता है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँगा दोस्तों। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? बताइए भैया इसका आंसर। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पर स्थित होगा? तो दोस्तों कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों हमारा महाबलेश्वर चोटी से है। कहाँ से? कृष्णा नदी का उद्गम दोस्तों महाबलेश्वर से है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर दोस्तों जो रहा है वह कौन सा रहा है, ये आपको बताना है। बताइए भारत का प्रथम क्या आंसर होगा दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया। तो भारत का प्रथम दोस्तों परमाणु रिएक्टर रहा है कौन सा? तो ये रहा है दोस्तों आपका अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो वो है दोस्तों अप्सरा। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इस चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों अब आपकी एमपी जीके की लाइव क्लास यहाँ पर चलने वाली है, तो जल्दी से आप डीसीसी क्लासेस ब्यावरा को दोस्तों लाइव चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। या नहीं मिलता है तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल है हमारा जिसका नाम आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों मैं इसकी लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। यदि वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा तो वाकई में दोस्तों आपको लाइक करना है, एक शेयर कम से कम अपने दोस्त को जरूर करना। ज़्यादा को नहीं कर पाओ तो कम से कम एक ऐसे विद्यार्थी को जरूर करें जो अच्छे पढ़ रहे में है दोस्तों, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें आपको समय समय पर मिलती रहेंगी, और जल्दी से आप डीसीसी क्लासेस पर जुड़ जाइए जहाँ पर एमपी के दोस्तों आपका लाइव यहाँ पर मिल जाएगा। धन्यवाद मेरे दोस्तों, अच्छे से खूब मन लगा के तैयारी कीजिए और एमपी के रिवीजन के लिए आ जाइए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।